न होगा कभी किसी ने ऐसा अनोखा प्यार, देखा न होगा कभी किसी ने ऐसा अनोखा प्यार। इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा यार, शेर मेरा यार, शेर मेरा यार। बंदर मामा, बंदर मामा पहन पजामा वरना तेरी खैर नहीं। भालू चाचा तुम मत डरना हमको तुमसे बैर नहीं। हाथी भैया शक्तिशाली हो तुम लेकिन बुरा नहीं। मासूमों पे जुल्म किया तो हमसे कोई बुरा नहीं। ध्यान से सुन लो बात मेरी, जंगल है एक परिवार। इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा यार, शेर मेरा यार, शेर मेरा यार। चालाक मगरमच्छ तू भी सुन ले, कभी शरारत मत करना। जो भी करना सोच समझ कर वरना पड़ेगा भरना। बारहसिंघा हो या कछुआ, हिरन हो या खरगोश, इनको अगर सताया तो हम रहेंगे ना खामोश। मिलजुल कर सब रहो प्यार से, छोड़ो ये तकरार। इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा यार, शेर मेरा यार, शेर मेरा यार। मम्मी, राजा को भी बुलाओ ना, वो अकेले अकेले ही खेलता है। राजा, राजा देखो निशान तुम्हें बुला रहा है, जल्दी से आके अपना दूध पी लो। राजा, जल्दी अंदर आ जा। अगर तू ऐसे ही अकेले अकेले खेलेगा तो मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा। मम्मी, देखो ना वो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटे, उसे वहीं खेलने दे, उसे थोड़े कहीं जाना है, तुझे तो स्कूल जाना है ना। मम्मी, मुझे राजा के साथ ही खेलने दो, मुझे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे स्कूल में सब लंगड़ा कहकर चिढ़ाते। तो तू चिढ़ता ही क्यों है? तू कोई लंगड़ा थोड़ी है। तो क्या मैं फिर से दौड़ने लगूंगा मम्मी? क्यों नहीं दौड़ेगा? जब तेरे पैरों का इलाज हो जाएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर से दौड़ने लगेगा ना, तो तुझे चिढ़ाने वाले लोगों के मुंह खुद ही लटक जाएंगे। तुम ठीक कहती हो मम्मी, जब मेरे पैर ठीक हो जाएंगे तो मैं स्कूल रेस में सुनील को फिर हरा दूंगा। शाबाश बेटे, चल जल्दी से खाना खा ले। अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि वो जाली चिट्ठी उस जॉनी ने लिखी थी? कन्हैया, ये बात तो हमसे कितनी बार पूछेगा रे। वो क्या है ना कि चंपा, मुझे ना बड़ा डर लगता है। किससे? वो राजा से? अरे राजा से नहीं, उस बंदर जॉनी से। वो हमारी प्यार में बहुत जलता है। कहना कि मैं सोचता हूँ कि कितनी भोली है। कभी तो उसके बहकावे में आ गई तो फिर मेरा क्या होगा, है कि नहीं? इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम दोनों को ना जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। शादी? क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं, हमारी अम्मा कहती है कि जल्दी का काम तो शैतान का होता है। तू ऐसा कर, ये ट्रे लेकर लैन में जा। अंजना, आजकल ये अखबार वाले सास बहू के झगड़ों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगे। अब ये हेडिंग सुनो, सास बहू के झगड़े में बेटे को दिल का दौरा और उसकी मौत। मेरा ख्याल है शादी से पहले लड़के लड़की की कुंडली मिलाने की बजाय सास और बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, है कि नहीं? क्या बात है, तुम खामोश क्यों? मैं निशान के बारे में सोच रही हूँ। स्कूल में फर्स्ट आने वाला हमारा निशान आज कितना बेबस और मजबूर हो गया। अंजना, प्लीज ऐसी बातें मत सोचो। तुम्हें तो निशांत का हौसला बढ़ाना चाहिए। क्या हौसला बढ़ाऊं? अब तो वो ये कहता है कि वो स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब स्कूल में बच्चे उसे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते हैं, इसीलिए वो बहुत उदास रहता है और मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं जाती। हमें कुछ करना होगा। हाँ, क्यों ना हम उसे स्कूल ना भेजकर
घर पे एक टीचर लगवा दे ट्यूशन के लिए। अंजना, निशांत की उम्र के बच्चों के दिमाग में छल कपट नहीं होता है, सिर्फ शरारतें भरी होती हैं। मेरी मानो तो उसे स्कूल में ही पढ़ने दो। अरे धीरे धीरे वो उस माहौल में घुल मिल जाएगा। लेकिन पंकज, जरा सोचो, जब बच्चे उसे चिढ़ाएंगे तो उस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी। आंसुओं के बहने से दिल जरूर हल्का हो जाता है, लेकिन मुश्किलों का हल नहीं निकलता है। तुम्हारी आंखों से हरदम निकलते ये आंसू हमारे बेटे को कमजोर बनाएंगे। तुम्हें तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसका हौसला बुलंद करना चाहिए। आखिर हम जिंदगी की हकीकत से कब तक नजरें चुरा सकते हैं अंजना? हेलो, पंकज जोशी है। मिस्टर जोशी, मैं खन्ना बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनाइए, कामकाज कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपने तो हमारे निहत्थे गार्ड्स को हथियार दिलवाकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। गार्ड्स का मनोबल बढ़ गया है सर। अब हम जंगल माफिया का जोरदार मुकाबला कर पा रहे हैं। मिस्टर जोशी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जंगल माफिया को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। आप एक निडर, ईमानदार ऑफिसर हैं, लेकिन यही खूबियां आपकी तरक्की में रुकावट बन रही हैं। मैं समझा नहीं सर। बात यह है मिस्टर जोशी कि अब आप पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक असरदार और रसूखमंद लीडर के जरिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं तुरंत आपका ट्रांसफर किसी और इलाके में कर दूं। ये तो होना ही था सर। अब वो बदहवास और कमजोर लोग किसी लीडर के मजबूत कांधों पर बंदूक रखकर मुझे अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, ये लोग अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर जोशी, मगर इस मसले को समझदारी से हल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ठहरे सरकारी अफसर और नेता भी सरकार से कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं। उनकी बात रखने के लिए मैंने कह दिया है कि मैं बिना जांच पड़ताल के कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं मिस्टर जोशी कि आप इस जांच का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं और ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। इस इंक्वायरी में आप निर्दोष ही पाए जाएंगे। थैंक यू सर। लेकिन सवाल दोषी या निर्दोष होने का नहीं है सर। सवाल यह है कि अगर किसी भी ईमानदार सरकारी अफसर को इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाकर बदनाम किया जाएगा तो वो अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम देने में हिचकिचाएगा सर। पता नहीं ये नेता लोग सरकारी कामकाज में क्यों दखलंदाजी करते हैं। आप कोई फिक्र ना करें मिस्टर जोशी, आप जैसे जिम्मेदार और उसूलमंद अफसर की इस इलाके में मुझे सख्त जरूरत है। मुझ पर चाहे कितना भी राजनीतिक दबाव क्यों ना पड़े, मैं आपका ट्रांसफर नहीं करूंगा। थैंक यू सर। लेकिन सर, मैं ये भी चाहूंगा कि अगर इस मामले में आप कोई भी धर्म संकट महसूस करें तो बेशक मेरा ट्रांसफर कर दीजिएगा। आप यकीन रखें सर, मैं जिस भी इलाके में जाऊंगा पूरी ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को निभाऊंगा। ये शातिर लोग नहीं जानते हैं सर कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। ना आज तक मैंने हार मानी थी और ना ही मैं कभी हार मानूंगा। और जब तक ये वर्दी इस जिस्म पर रहेगी ना सर, मैं उन दरिंदों का पाताल तक पीछा करूंगा जो हमारे जंगलों का विनाश करने पर उतारू हैं। ये मेरा फर्ज ही नहीं सर, मेरा मिशन भी है। आई एम प्राउड ऑफ यू मिस्टर जोशी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप जंगलों से इतने जज्बाती रूप से जुड़े हैं। सर, आप तो जानते हैं कि मेरे पिता स्वर्गीय दयाशंकर जोशी डीएफओ बनकर रिटायर हुए थे और मेरा पूरा बचपन इन्हीं पेड़ पौधों के बीच में गुजरा है। और मैं ये महसूस करता हूं सर कि इन पेड़ पौधों और जंगली जानवरों को जीने का उतना ही हक है जितना कि हम इंसानों को। किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो जंगलों को काटे या उनमें रहने वाले जंगली जानवरों को अपनी गोली का निशाना बनाए। बिल्कुल, मैं आपके जज्बातों से पूरी तरह सहमत हूं मिस्टर जोशी। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपको अपने इस मिशन में अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो निसंकोच मुझे बताइएगा। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खैर, ये बातें मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती हैं अंजना, क्योंकि जो इंसान औरों की तरह फिसलन वाला रास्ता नहीं अपनाता है उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कमाल है, आप इस मामले का इतना लाइट क्यों ले रहे हैं? आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है दाल में जरूर कुछ काला है। अगर उन बदमाशों का इस वक्त मुकाबला नहीं किया गया तो वो जरूर कामयाब हो जाएंगे। आज वाकई मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपना जर्नलिज्म का कोर्स करके उसे छोड़ क्यों दिया। अंजना, लगता है तुम्हारे अंदर का सोया हुआ पत्रकार फिर से जाग रहा है। जाग रहा नहीं है, जाग गया है। याद है पंकज,
शादी के बाद जब मैंने आपसे अपने जर्नलिज्म की बात कही तो आपने कहा कि बीवी का फर्ज होता है कि गृहस्थी संभालना, और जो बीवी करियर के चक्कर में बाहर जाती है उसकी गृहस्थी पे असर पड़ता है। मैंने आपकी बात मान ली थी क्योंकि आप में पति होने का जरा भी गरूर नहीं था और न ही अब है। आपने मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह समझाया और मैं समझ गई थी। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अब लगता है कि तुम अपनी गृहस्थी से ऊब चुकी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने किए हुए फैसले पर पछता रही हो? अरे वाह, मुझे क्यों अपनी गृहस्थी से ऊब पैदा होगी। और रही अपने किए फैसले पर पछतावे की बात, तो जो फैसला अपनी मर्जी से किया जाता है उस पर कभी पछतावा नहीं होता। पंकज, मेरा अपने परिवार से ऐसा नाता है जैसे एक जिस्म का रूह से। तो अब क्या हुआ? ये रूह जिस्म को छोड़कर क्यों जाना चाहती? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि इस परिवार में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं? ऐसी बात नहीं है पंकज, हालात दूसरे हैं और फिर निशान बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। अगर मैं थोड़े वक्त के लिए घर से बाहर रहूंगी तो वो अपनी दादी माँ के साथ वक्त काट सकता है। और मैं तो जर्नलिज्म के बारे में सोचती तक नहीं अगर ये हादसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ होता। अब मैं अपनी कलम को हथियार बनाऊंगी और उन लोगों से मुकाबला करूंगी जिन्होंने आप जैसे ईमानदार अफसर के खिलाफ साजिश की है, और उन नेताओं को भी नहीं छोड़ूंगी जो देशभक्ति का नारा तो लगाते हैं लेकिन भक्ति करते हैं गुनहगारों की। देखो गोटिया, तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर पंकज जोशी पर जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए मुझे डीएफओ साहब ने यहाँ भेजा है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ था? साहब, पिछले 4 तारीख को 4 नंबर गेट पे 4 बजे 4 गार्डन मेरे को मारा था साहब। इतना मारा था कि 4 दिन तक 4 पाई पे बैठा रहा। उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? कोई दुश्मनी थी? मैं क्या जानू साहब, उनकी बात तो वो ही जाने, उनका भगवान जाने। गोटिया, साफ साफ जवाब दो, तभी तो मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगा। अब क्या बताऊं साहब, ये लोग तो मेरे जैसे गरीब से 5,000 रुपया मांग रहे थे साहब। 5,000 रुपया? लेकिन क्यों? तुमने उनसे कोई उधारी ले रखी थी? नहीं साहब, वो रिश्वत मांग रहे थे। कह रहे थे कि मुझे पैसा दो, रुपया दो, नहीं तो तेरा थोपड़ा तोड़ डालेंगे। साहब, हम गरीब आदमी, हम कहां से रुपए लाएंगे? क्या तुम उन फॉरेस्ट गार्डों के नाम बता सकते हो? नाम तो मेरे को मालूम नहीं साहब, लेकिन वो लोग बोलते थे कि जोशी साहब ने रुपए मांगे। ओह, तो ये बात है। अच्छा, ये बताओ कि तुमने इस मारपीट की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाई थी? पुलिस थाने में? साहब, पुलिस थाने में इस गरीब आदमी को कौन पहचानता है साहब? पुलिस के नाम से तो मुझे डर लगता है साहब। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें इतनी मार पड़ी कि तुम 4 दिन तक चारपाई पर पड़े रहे, तो तुम किसी डॉक्टर वगैरह के पास गए होगे? उसकी कोई चिट्ठी वगैरह है तुम्हारे पास? साहब, हम आदिवासी चोट लगने पर हल्दी और प्याज से सेक लेते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्याज और हल्दी के लिए पैसा नहीं बचेगा साहब। देखो गोटिया, तुम्हारे साथ जो मारपीट हुई उसकी न तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और न तुम किसी डॉक्टर के पास गए, तो फिर इस बात को साबित करने के लिए कि तुम्हारे साथ मारपीट हुई है तुम्हारे पास कोई चश्मदीद गवाह है? साहब, देखा तो बहुत लोगों ने, लेकिन आज क्या जमाना आया है, कोई किसी की परवाह नहीं करता है साहब। वो तो नेता के थे जिसने मेरी सुनी, वरना गरीब की कौन सुनता है साहब। देखो गोटिया, तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। अच्छा, ये बताओ कि तुम इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह ला सकते हो? हाँ, लाया हूं साहब। जंगल डिपार्टमेंट का चौकीदार दगड़ू, जिस वक्त मुझे मार पड़ रही थी साहब, उस वक्त वो उधर ही था। चाहे तो दगड़ू को बुलाओ साहब। ठीक है, बुलाओ। दगड़ू। सलाम साहब। सलाम। तो तुम दगड़ू हो? हाँ साहब, मैं दगड़ू भीमजीराव। चौकीदार का काम करते हो? हाँ साहब, चौकीदार। टेम्परवारी हूँ, अभी तक परमानेंट नहीं हुआ ना। कभी महीने में 8-10 दिन काम मिल जाता है चौकीदार का। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो गोटिया है, दाढ़ी के अड्डे पर रोज मुलाकात होती है। ठीक है, ये बताओ दगड़ू कि गोटिया के साथ जब मारपीट हुई तो वो लोग कौन थे? मारपीट? कौन सी मारपीट? नहीं नहीं साहब, मेरे को कुछ मालूम नहीं बाबा, कुछ नहीं मालूम। ए दगड़िया, जिस वक्त मुझे मार पड़ रही थी उस वक्त तू उधर ही था ना। सांप को देख के डर गया क्या? सच बता। साहब, मैं सच सच बताता हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं किसने किसको मारा। देखो दगड़ू, गोटिया कह रहा है कि जब उस पर मारपीट हो रही थी तो तुम वहीं पे थे।
और तुम इस घटना के चश्मदीद गवाह हो, और तुम यहाँ आकर इनकार कर रहे हो, तो फिर यहाँ आए क्यों? साहब, ये गोटिया ने बोला कि तुम इधर आ जाना ऑफिस में, कुछ काम है, मैं आ गया। अबे दगड़ू, 500 रुपए लेके पलटता है, हरामखोरी करता है। रोज मैं तेरे को ताड़ी पिलाता हूँ, आज भी पिलाऊंगा। साहब को सच सच बताना कि मेरी पिटाई हुई है। वाह 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 वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब तुम कुछ कहने पर उतारू हो जाती हो ना, तो अपनी बात इतने सटीक लफ्जों में कहती हो कि भाई सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, उसके पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है। एक बात कहूं, किसी राजनीतिक पार्टी ने तुम्हारी ये काबिलियत देख ली ना, तो तुम्हें चुनाव के मैदान में उतार देगी। हाँ। अच्छा जी, मेरे दिली जज्बात आपको भाषण नजर आ रहे हैं ना? नहीं नहीं डार्लिंग, नहीं नहीं, प्लीज बुरा मत मानो। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे जज्बातों की तहे दिल से कदर करता हूं। तुम्हारे यही जज्बात तो मेरी ताकत है अंजना। अरे भाई, मैं तो उन चंद खुशनसीब पतियों में से एक हूं जिनकी बीवियां अपने पति की छोटी से छोटी खुशी के लिए बड़ा से बड़ा त्याग कर देती। आई एम प्राउड ऑफ यू। वाकई मुझे तुम पर फख्र है अंजना। शादी के बाद से आज तक तुमने मेरे कहे को नहीं टाला। अपने परिवार की खुशियों के लिए तुमने अपने सभी अरमानों का गला घोट दिया। पंकज, ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ये कोई एहसान नहीं था, ये तो मेरे परिवार के प्रति प्यार था, और प्यार में तो त्याग करना ही पड़ता है। पंकज, आपको अपना जीवन साथी पाकर मैं अपने आप को कितना धन्य मानती हूँ। मेरे प्रति आपका प्यार लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अंजना, उसी प्यार की खातिर मेरी एक बात और मान लो प्लीज। ये पत्रकारिता का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं पंकज, मैंने फैसला कर लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतने बरसों से देखते आ रही हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से निभाते आ रहे हो। तुमने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, और अब मैं अपनी कलम के जरिए सारी दुनिया को ये बता दूंगी कि एक ईमानदार ऑफिसर को अपना फर्ज निभाने के लिए कितनी मानसिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। इस नेकी और बदी की जंग में तुम अकेले नहीं हो पंकज, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। ए अंजना, ये तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। अरे फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हें बता ही चुका हूं कि खन्ना साहब ने साफ साफ कहा है कि मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जांच पड़ताल चल रही है ये सब दिखा रहा है। उनको पूरा यकीन है कि मैं एकदम निर्दोष हूं। ठीक है पंकज, खन्ना साहब तुम्हारी ईमानदारी और सुलूक की इज्जत करते हैं और तुम्हारा ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर जांच पड़ताल के वक्त सबूत तुम्हारे खिलाफ हो गया तो? और पंकज, आज रुपयों के लालच में झूठी गवाही देने वाले एक ढूंढो हजारों मिलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? देखो अंजना, बचपन में मैंने अपनी मां से एक शिक्षा पाई थी कि झूठ को कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, झूठ हमेशा झूठ होता है। वो सत्य पर कभी विजय नहीं पा सकता। आज भी जीवन की महाभारत में कौरव हर जगह हारते हैं और जीत हमेशा पांडवों की होती है। चिंता मत करो, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन पंकज, अगर तूफान जबरदस्त हो तो घरों की छतें भी अक्सर उड़ जाया करती हैं। अरे भाई, जब वो छत उड़ेगी तब उड़ेगी। फिलहाल आप इस छत पर रहम करो। तुम्हारे इस जोश के तूफान में कहीं ये छत उड़ गई ना तो सरकारी खर्चा बढ़ जाएगा। मेरी बात मान जाओ। नहीं पंकज, अब मैं कोई भी बात तुम्हारी नहीं मानूंगी। अरे यार, तुम तो जिद पर अड़ गई हो। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम जो आर्टिकल लिखोगी उसे छापेगा कौन सा अखबार? भैया, कोई भी अखबार किसी भी नेता के खिलाफ ऐसी बातें नहीं छापेगा। उसे अपना अखबार बंद नहीं करवाना है। पंकज, सब अखबार एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ निडर लोग भी होते हैं तुम्हारी तरह, जो अखबार चलाते हैं। और फिलहाल तुम मेरी रिपोर्ट छपने की चिंता छोड़ दो प्लीज। ओके? ठीक है अंजना, अब इस बहस को बंद करो। अगर हम इसी तरह बहस करते रहे ना तो रात यहीं हो जाएगी और डिनर पर हम लेट हो जाएंगे। देखो कितना टाइम हो गया। और फिक्र मत करो, अगर इस रिपोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आता है तो तुमसे वादा करता हूं कि हम दोनों मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। ओके? फिलहाल हम चलते हैं, वरना भक्ता मुझसे लड़ेगा। कम ऑन प्लीज।
लुक छुप मेरे साथ खेले आंख मिचौली, मैं हूँ उसका जिगरी दोस्त, वो मेरा हमचोली। भाग के मुझसे दूर घनेरी झाड़ी में छुप जाए, मैं जो उसको पकड़ूं जाकर मुझ पे गुस्सा खाए। उसके आगे जीत भी मेरी बन जाती है हार, इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा यार, शेर मेरा यार, शेर मेरा यार। जो भी आए पास मेरे तो ये उसको दौड़ाए, मस्ती में आ जाए तो अपनी नन्ही दुम